आज के समय में जब हर दूसरा यंग पर्सन डिप्रेशन, एंजाइटी और लाइफ में कंफ्यूजन से परेशान है, जब 20 से 25 साल के बच्चे भी सुबह उठकर सोचते हैं कि आज क्या करना है, कैसे जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करें, तब एक सिंपल सा जापानी कॉन्सेप्ट है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। जापान में लोग 100 साल तक खुशी से जीते हैं और उनका सीक्रेट यही है। ये टेक्निक सिर्फ 4 सिंपल क्वेश्चंस पूछती है और गारंटी देती है कि आप अपनी ट्रू कॉलिंग फाइंड कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों बॉर्न हुए हैं इस वर्ल्ड में। अगर आप भी कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर, अपने पैशन को लेकर, तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आज के बाद आपकी लाइफ का डायरेक्शन कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक समरी में। आज की बुक है इकिगाई बाय फ्रांसेस्को मोरालेस एंड हेक्टर गार्सिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। रांची की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए प्रतीक बरमैया का दिल भारी था। 28 साल की उम्र में वो एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर था जिसके सपने टूट चुके थे। उसका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बंद हो गया था और अब वो अपने पिता की छोटी सी जनरल स्टोर में काम कर रहा था। हर रोज वही रूटीन, वही कस्टमर्स, वही बोरिंग लाइफ। प्रतीक के माता पिता चाहते थे कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे। बेटा, स्टेबल जॉब करो, बिजनेस में रिस्क है, उसकी माँ कहती रहती थी। लेकिन प्रतीक का दिल कुछ और करने को करता था। वो अपने बचपन के दिन याद करता था जब वो अपने हाथों से टॉयज बनाता था, छोटे छोटे इन्वेंशंस करता था। उसे इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी में हमेशा से इंटरेस्ट था। एक दिन प्रतीक की मुलाकात अपने कॉलेज के पुराने फ्रेंड राहुल से हुई, जो अब बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। राहुल ने देखा कि प्रतीक बहुत परेशान लग रहा था। कॉफी शॉप में बैठकर दोनों ने पुराने दिनों की बातें की। यार प्रतीक, तू तो हमेशा से क्रिएटिव था, कॉलेज में तेरे प्रोजेक्ट्स सबसे अलग होते थे, अब क्या हो गया? राहुल ने पूछा। प्रतीक ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उसका बिजनेस फेल हो गया, कैसे वो अब कंफ्यूज्ड है कि लाइफ में क्या करे। राहुल ने सुना और फिर अपने बैग से एक बुक निकाली। देख भाई, मैं भी कुछ साल पहले बहुत कंफ्यूज था। कंपनी में अच्छी सैलरी थी लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं था। फिर मैंने ये बुक पढ़ी। जापानीज लोगों का एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई, मतलब जिंदगी का पर्पस, वो रीजन जिसके लिए तू मॉर्निंग में बेड से उठता है। प्रतीक ने बुक का कवर देखा। उसे जापानीज फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन राहुल की बात में कुछ था जिसने उसका ध्यान खींचा। इसमें क्या है खास? प्रतीक ने पूछा। यार, ये बुक बताती है कि कैसे तू अपना ट्रू पर्पस फाइंड कर सकता है। 4 सिंपल सर्कल्स हैं, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जहां ये चारों सर्कल्स मीट करते हैं वहीं तेरी इकिगाई है। प्रतीक ने वो बुक ले ली। घर जाकर वो रात भर पढ़ता रहा। उसे लगा जैसे कोई उसकी सोल से बात कर रहा हो। बुक में जापानीज लोगों की स्टोरीज थीं जो 100 साल की एज में भी अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में प्रतीक ने सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू किया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो एक्चुअली क्या चाहता है। उसने नोटबुक में अपने थॉट्स लिखने शुरू किए। व्हाट आई लव, engineering, problem solving, creating things with hands, helping local businesses grow, Jharkhand की culture और traditions. What I am good at, technical skills, creative solutions, understanding local market, communication. What the world needs, छोटे businesses को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करना, local artisans की मदद करना. What I can be paid for, यहाँ प्रतीक स्टक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सबसे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। प्रतीक का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। एक तरफ वो कुछ नया करना चाहता था, दूसरी तरफ फैमिली का प्रेशर था। उसके पिता बार बार कहते रहते थे, बेटा, सपने देख देख कर कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल बनो। एक दिन प्रतीक मार्केट गया था जब उसकी मुलाकात गंगा दादी से हुई। गंगा दादी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बनाती थीं, लेकिन उन्हें प्रॉपर मार्केट नहीं मिल रहा था। उनके ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स सिर्फ लोकल मार्केट में ही बिकते थे। बेटा, हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता। हमारे प्रोडक्ट्स सिटी के बाहर तक नहीं पहुंचते, गंगा दादी ने कहा। उस रात प्रतीक को एक आइडिया आया। क्या हो अगर वो लोकल आर्टिजन्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करे, एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां झारखंड के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जा सके। लेकिन फिर डाउट्स आने शुरू हुए। मुझे टेक्नोलॉजी तो आती है, लेकिन बिजनेस कैसे करूंगा? पहले भी तो फेल हो गया था। प्रतीक ने बुक फिर से पढ़ी। उसमें लिखा था कि फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है, ऑब्स्टिकल नहीं। जापानीज फिलॉसफी में फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है। धीरे धीरे प्रतीक ने अपना प्लान बनाना शुरू किया। उसने डिसाइड किया कि वो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाएगा, स्पेसिफिकली झारखंड के लोकल प्रोडक्ट्स के लिए। वो पहले छोटे स्केल पर शुरू करेगा। प्रतीक ने गंगा दादी और कुछ अन्य लोकल आर्टिजन से बात की। उन्होंने उसके आइडिया को सपोर्ट किया।
प्रतीक ने अपनी पुरानी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एक सिंपल वेबसाइट बनाई। शुरुआत में सब कुछ चैलेंजिंग था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती थीं, कस्टमर्स को कन्विंस करना मुश्किल था। कई बार प्रतीक को लगता था कि वो फिर से फेल हो जाएगा। यार, लग रहा है फिर से सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, प्रतीक ने राहुल को फोन पर कहा। भाई, बुक में क्या लिखा था? जापानीज लोग कहते हैं कि चैलेंजेस आना नेचुरल है, इंपॉर्टेंट ये है कि तू अपने पर्पस पर फोकस रखे। तुझे पता है तू क्यों ये कर रहा है? प्रतीक को याद आया कि गंगा दादी की आंखों में जो खुशी थी जब उन्होंने अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव किया था, वो एक्साइटमेंट जो उसे महसूस हुई थी जब एक कस्टमर ने मैसेज किया था कि उसे झारखंड का ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। प्रतीक ने हार नहीं मानी। वो रोजाना नई चीजें सीखता रहा, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वो लोकल कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताता। स्लोली लेकिन स्टेडली उसका बिजनेस ग्रो करने लगा। गंगा दादी के अलावा और भी आर्टिजन्स जुड़ने लगे। डोकरा आर्ट, तुसर सिल्क, बैम्बू प्रोडक्ट्स, ट्राइबल ज्वेलरी। प्रतीक का प्लेटफॉर्म झारखंड हेरिटेज एक ब्रांड बनने लगा। 6 महीने बाद प्रतीक को एक बड़ा ऑर्डर मिला। दिल्ली का एक कॉर्पोरेट ऑफिस झारखंड के ट्रेडिशनल डेकोरेटिव आइटम्स मंगवाना चाहता था अपने न्यू ऑफिस के लिए। ये मोमेंट था जब प्रतीक को पता चला कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन सक्सेस के साथ साथ नई चैलेंजेस भी आई। कंपटीशन बढ़ गई, बिगर प्लेयर्स मार्केट में आने लगे। प्रतीक को लगा कि वो फिर से स्ट्रगल कर रहा है। एक दिन प्रतीक बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। वो अपने रूम में बैठा था और सोच रहा था कि कहीं वो फिर से रॉन्ग पाथ तो नहीं चुन रहा। तभी उसकी माँ ने उसे गंगा दादी का मैसेज फॉरवर्ड किया। बेटा प्रतीक, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी के मैरिज के लिए पैसे अरेंज हो गए। आज मैं पहली बार इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। तुमने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। उस मैसेज को पढ़कर प्रतीक की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि यही तो उसकी इकिगाई है। वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा था, वो लोगों की लाइव्स में रियल डिफरेंस ला रहा था। प्रतीक ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद बिग प्लेयर्स, उसने अपने यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन पर फोकस किया। वो पर्सनली हर आर्टिजन से मिलता, उनकी स्टोरीज सोशल मीडिया पर शेयर करता, कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि स्टोरीज भी सेल करता। उसका अप्रोच काम कर गया। झारखंड हेरिटेज एक इमोशनल ब्रांड बन गया। लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बल्कि एक कॉज को सपोर्ट करने के लिए उससे खरीदारी करते थे। 2 साल बाद प्रतीक का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया। उसके प्लेटफॉर्म पर 200 से ज्यादा आर्टिजन्स रजिस्टर्ड थे। गवर्नमेंट ने भी उसके वर्क को रिकॉग्नाइज किया और उसे यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी प्रतीक को तब मिली जब उसके पिता ने कहा, बेटा, मुझे गलत था, तुमने सही किया है। तुम सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, तुम समाज की सेवा कर रहे हो। प्रतीक को लगा कि वो अपने हीरोज जर्नी कंप्लीट कर चुका है। उसने अपनी कॉलिंग फाइंड कर ली थी। लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि ये अभी शुरुआत थी। गवर्नमेंट ने प्रतीक को एक बिगर प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया। वो चाहते थे कि प्रतीक अपने मॉडल को पूरे ईस्टर्न इंडिया में एक्सपैंड करे। ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन साथ ही एक बिग चैलेंज भी। प्रतीक ने बुक की टीचिंग्स को याद किया। बड़े गोल्स अचीव करने के लिए उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उसने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। अगले 1 साल में प्रतीक ने अपनी टीम बिल्ड की। उसने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और रूरल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट्स को हायर किया। झारखंड हेरिटेज से ईस्टर्न हेरिटेज बना। सक्सेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। अब हजारों फैमिलीज उसके प्लेटफॉर्म पर डिपेंड कर रही थी। कभी कभार प्रतीक को लगता कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक दिन जब वो पर्टिकुलरली स्ट्रेस था, उसे गंगा दादी का कॉल आया। बेटा, तुम बहुत टेंस लग रहे हो, क्या बात है? प्रतीक ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। गंगा दादी ने सुना और फिर कहा, बेटा, जब मैं यंग थी तो मेरी माँ कहती थी कि जो काम दिल से करते हैं वो कभी बर्डन नहीं लगता। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा पैशन है। स्ट्रेस मत लो, एंजॉय करो। गंगा दादी की बात ने प्रतीक को फिर से अपने पर्पस की याद दिला दी। वो समझ गया कि सक्सेस का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं है। रियल सक्सेस तो उन स्माइल्स में है जो वो आर्टिजन्स के फेसेस पर देखता है। प्रतीक ने अपना अप्रोच फिर से एडजस्ट किया। उसने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना शुरू किया। रेगुलर मेडिटेशन करता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आर्टिजन पार्टनर्स के साथ पर्सनली कनेक्ट रहता। 5 साल बाद आज प्रतीक बरमैया ईस्टर्न इंडिया का सबसे सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर माना जाता है। उसका प्लेटफॉर्म 10,000 से ज्यादा आर्टिजन्स को सपोर्ट करता है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन प्रतीक के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जब वो कोई आर्टिजन का बच्चा स्कूल जाते हुए देखता है, जब कोई विडो अपने प्रोडक्ट्स के जरिए इंडिपेंडेंट बनी होती है, जब कोई ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म एक्सटिंक्ट होने से बच जाता है,
तब उसे अपनी रियल सक्सेस फील होती है। राहुल अब भी कभी कभार मिलता है। पिछली बार जब वो मिला था तो उसने कहा था, यार तूने सच में अपनी इकिगाई फाइंड कर ली। तू डेली मॉर्निंग में इतने जोश के साथ उठता है कि देखकर ही एनर्जी आ जाती है। प्रतीक हंसकर कहता है, हाँ भाई, अब मुझे पता है कि मैं क्यों जिंदा हूँ। हर दिन एक नया चैलेंज है, लेकिन मैं एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों फैमिलीज के लिए काम कर रहा हूँ। आज भी प्रतीक वही बुक रखता है अपने डेस्क पर। जब भी कोई चैलेंज आती है वो उसे पढ़ता है और याद करता है कि सक्सेस का मतलब कभी हार न मानना है। उसकी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है, नए गोल्स हैं, नए ड्रीम्स हैं। प्रतिका की स्टोरी सिर्फ एक इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उन हजारों यंग इंडियंस की स्टोरी है जो कंफ्यूज्ड हैं कि लाइफ में क्या करें। ये प्रूफ है कि अगर आप अपने पैशन को फाइंड कर लें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, सोसाइटी की नीड्स को अंडरस्टैंड करें और एक सस्टेनेबल वे फाइंड करें टू मेक मनी, तो आप अपनी इकिगाई फाइंड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी हार न माने। फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। प्रतीक भी फेल हुआ था, डाउट करता था, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। आज जब कोई यंग पर्सन प्रतीक से पूछता है कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो वो हमेशा यही कहता है, अपने अंदर झांको, समझो कि तुम क्या लव करते हो, क्या करने में गुड हो, वर्ल्ड को क्या चाहिए और इन सबसे कैसे पैसे कमा सकते हो। जब तुम्हें अपना इकिगाई मिल जाएगा तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। बस एक ही रूल है, नेवर गिव अप। प्रतीक की जर्नी अभी भी जारी है। वो अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा है। उसका ड्रीम है कि इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले। उसे पता है कि आगे भी चैलेंजेस आएंगी, फेलियर्स भी होंगी, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसे अपना पर्पस पता है। यही है इकिगाई की पावर। ये सिर्फ जापानीज फिलॉसफी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आप अपना लाइफ पर्पस फाइंड कर लेते हैं तो कोई भी चैलेंज आपको परमानेंटली डिफीट नहीं कर सकती। प्रतीक बरमैया की स्टोरी हमें सिखाती है कि चाहे आप कहीं भी हों, कोई भी बैकग्राउंड से हों, कितनी भी बार फेल हुए हों, अगर आप नेवर गिव अप करते हैं और अपने ट्रू कॉलिंग को फॉलो करते हैं तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बल्कि हजारों दूसरी लाइफ भी चेंज कर सकेंगे। यह है असली सक्सेस, यह है इकिगाई, यह है नेवर गिविंग अप की पावर। अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। यह है इकिगाई नामक पुस्तक जो फ्रांसिस्क मिरालेस और हेक्टर गार्सिया द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में जापानी जीवन दर्शन की गहराई को समझाया गया है जो हमें जीवन का असली मतलब खोजने में मदद करती है। इकिगाई का मतलब है जीवन जीने का कारण या वो चीज जो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देती है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन का उद्देश्य। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग इस सिद्धांत को मानते हैं और यही कारण है कि वे दुनिया में सबसे लंबी उम्र तक जीते हैं। वे लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और उनका जीवन खुशी और संतोष से भरा होता है। लेखकों ने इस पुस्तक में दिखाया है कि कैसे जापानी लोग अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं। वे अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं मानते बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए काम एक खुशी की बात है, न कि बोझ। यही कारण है कि जापान में बुजुर्ग लोग भी अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी सक्रिय रहते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि इकिगाई 4 मुख्य बातों का मिश्रण है। पहली बात यह है कि आप क्या करना पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप किस काम में अच्छे हैं। तीसरी बात यह है कि दुनिया को आपसे क्या चाहिए। और चौथी बात यह है कि आपको किस काम के लिए पैसा मिल सकता है। जब ये चारों बातें मिल जाती हैं तो आपको अपना इकिगाई मिल जाता है। हमारे भारतीय समाज में भी ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अपना धर्म और कर्म दोनों समझना चाहिए। धर्म का मतलब है आपका जीवन का उद्देश्य और कर्म का मतलब है आपका काम। जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। यही बात इकिगाई में भी कही गई है। आधुनिक समय में लोग अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। वे सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं और अपनी खुशी को भूल जाते हैं। इस पुस्तक में लेखकों ने बताया है कि पैसा जरूरी है, लेकिन ये जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो आपको खुशी देता है। ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का राज सिर्फ उनके खाने पीने में नहीं है बल्कि उनके जीने के तरीके में है। वे लोग हमेशा सकारात्मक रहते हैं और अपने काम से प्यार करते हैं। वे अपने परिवार और समुदाय के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखते हैं। उनके लिए सामाजिक संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है और वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस पुस्तक में लेखकों ने कई लोगों के जीवन की कहानियां दी हैं जो अपना इकिगाई खोजने में सफल हुए हैं।
इन कहानियों से हमें पता चलता है कि हर व्यक्ति का इकिगाई अलग होता है। किसी के लिए ये पेंटिंग करना हो सकता है तो किसी के लिए लोगों की सेवा करना, कुछ लोगों के लिए ये खाना बनाना हो सकता है तो कुछ के लिए बच्चों को पढ़ाना। आज के समय में तनाव और अवसाद की समस्या बहुत बढ़ गई है। लोग अपने जीवन से खुश नहीं हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। इकिगाई का सिद्धांत इन समस्याओं का समाधान दे सकता है। जब आप अपना जीवन का उद्देश्य खोज लेते हैं तो आपके मन में शांति आ जाती है और आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। पुस्तक में बताया गया है कि इकिगाई खोजने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने साथ समय बिताना भूल जाते हैं। आपको रोजाना कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपके जीवन की दिशा क्या है। जापानी लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ में कुछ विशेष प्रतिभा होती है। आपको अपनी इस प्रतिभा को पहचानना होगा और इसे विकसित करना होगा। कई बार हम अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम दूसरों की नकल करने में लगे रहते हैं। आपको अपना अलग रास्ता बनाना होगा और अपनी मर्जी से काम करना होगा। इस पुस्तक में स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ओकिनावा के लोग सिर्फ मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत तंदुरुस्त हैं। वे संतुलित आहार लेते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं। उनका खाना सरल होता है लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वे ज्यादा मीठा और तला हुआ खाना नहीं खाते। लेखकों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सामाजिक संपर्क आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ओकिनावा के लोग अकेले नहीं रहते बल्कि अपने समुदाय के साथ मिलकर रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और खुशी गम में साथ देते हैं। यही कारण है कि वहां अवसाद जैसी बीमारियां कम देखने को मिलती हैं। आधुनिक तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है लेकिन साथ ही इसने हमें अकेला भी बना दिया है। आज लोग मोबाइल और कंप्यूटर में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने आसपास के लोगों से बात करना भूल गए हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि तकनीक का इस्तेमाल करना अच्छी बात है लेकिन इसकी वजह से हमें अपने रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए। पुस्तक में कई व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए हैं जो आपको अपना इकिगाई खोजने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। आपको जल्दी उठने की आदत डालनी होगी और सुबह का समय अपने लिए निकालना होगा। सुबह का समय बहुत शांत होता है और इस समय आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। जापानी लोग ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। ध्यान से आपका मन शांत होता है और आप अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। रोजाना 10-15 मिनट ध्यान करने से आपको अपने जीवन की दिशा समझने में मदद मिलेगी। पुस्तक में बताया गया है कि छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना चाहिए। जापानी लोग बड़ी सफलता का इंतजार नहीं करते बल्कि रोजाना की छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। एक कप चाय पीना, फूलों को देखना, पक्षियों की आवाज सुनना जैसी छोटी बातों में भी खुशी मिल सकती है। लेखकों का कहना है कि आपको अपने काम में पूर्णता की तलाश नहीं करनी चाहिए बल्कि निरंतर सुधार पर ध्यान देना चाहिए। जापानी भाषा में इसे कैज़न कहते हैं। इसका मतलब है कि आप रोजाना अपने काम में थोड़ा सा सुधार करते रहें। ये सुधार चाहे कितना भी छोटा हो, ये आपको आगे ले जाएगा। आज के समय में लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं लेकिन इकिगाई सिखाता है कि धैर्य रखना जरूरी है। अच्छी चीजें बनने में समय लगता है। आपको अपने लक्ष्य की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पुस्तक में प्रकृति के साथ जुड़ाव पर भी जोर दिया गया है। ओकिनावा के लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। वे बागवानी करते हैं और पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। आधुनिक शहरी जीवन में हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। हमारे आसपास कंक्रीट के जंगल हैं और हरियाली कम देखने को मिलती है। लेकिन आप चाहें तो अपने घर में छोटा सा बगीचा बना सकते हैं या बालकनी में गमले रख सकते हैं। यह आपको प्रकृति से जोड़े रखेगा। पुस्तक में खाने के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ओकिनावा के लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते बल्कि वे खाने का आनंद लेते हैं। वे धीरे धीरे खाते हैं और खाने के स्वाद को महसूस करते हैं। उनका एक नियम है कि वे तब तक खाते हैं जब तक पेट 80% भर न जाए। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि भोजन देवता का प्रसाद है और इसे सम्मान के साथ खाना चाहिए। लेकिन आज की भागदौड़ में लोग खाना खाते समय टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं। इससे खाने का असली स्वाद नहीं मिलता और पाचन भी ठीक से नहीं होता। पुस्तक में रिश्तों के महत्व पर भी बहुत जोर दिया गया है। ओकिनावा के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखते हैं। वे एक साथ खाना खाते हैं और अपनी समस्याओं को आपस में साझा करते हैं। इससे उनका तनाव कम होता है और वे खुश रहते हैं। आज के समय में पारिवारिक रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं।
लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते। इकिगाई सिखाता है कि काम जरूरी है, लेकिन परिवार और रिश्ते इससे भी ज्यादा जरूरी है। लेखकों ने बताया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग अपनी उम्र को बहाना नहीं बनाते, बल्कि वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने अनुभव को नई पीढ़ी के साथ साझा करते हैं और खुद भी उनसे सीखते हैं। हमारे समाज में बुजुर्गों को अक्सर बोझ समझा जाता है, लेकिन जापानी समाज में बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता है। उनकी बात सुनी जाती है और उनके अनुभव को महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि वहाँ के बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार नहीं होते। पुस्तक में कहा गया है कि आपको अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। सिर्फ काम करना या सिर्फ आराम करना दोनों ही गलत है। आपको काम और आराम के बीच संतुलन बनाना होगा। जापानी लोग काम के समय पूरी लगन से काम करते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने मनोरंजन का भी ख्याल रखते हैं। जब हम इकिगाई की इस अद्भुत यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, तो हमारे सामने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब स्पष्ट हो जाते हैं। ये पुस्तक केवल एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक कंप्लीट तरीका है, जो हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बना सकते हैं। इकिगाई का कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि जीवन में खुशी और संतुष्टि पाने के लिए हमें 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस खोजना होगा। पहला एलिमेंट है वो काम जिससे हम प्यार करते हैं, दूसरा वो काम जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, तीसरा वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, और चौथा वो काम जिससे हमें पैसा मिल सके। जब ये चारों एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं, तब हमारे लाइफ का असली पर्पस क्लियर हो जाता है। ओकिनावा के लॉन्ग लिविंग पीपल की स्टडी से हमें पता चलता है कि लॉन्जिविटी केवल जेनेटिक्स का मामला नहीं है। ये लाइफस्टाइल, माइंडसेट और लाइफ अप्रोच का कॉम्बिनेशन है। वहाँ के एल्डरली पीपल आज भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इकिगाई फाइंड कर लिया है। वे रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, बल्कि जीवन भर कुछ न कुछ मीनिंगफुल काम करते रहते हैं। डाइट और न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में भी इकिगाई फिलॉसफी का डीप इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ओकिनावन पीपल का ट्रेडिशनल डाइट, जो वेजिटेबल्स, फिश और मॉडरेट क्वांटिटीज में फूड कंज्यूम करने पर बेस्ड है, हमें सिखाता है कि हमारा खाना भी हमारे पर्पस से कनेक्टेड होना चाहिए। वे ओवर ईटिंग नहीं करते और हमेशा 80% तक ही पेट भरते हैं। यह प्रिंसिपल हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी भी इकिगाई लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना या हैवी वर्कआउट करना नहीं है। यहाँ फोकस नेचुरल मूवमेंट पर है, जैसे वॉकिंग, गार्डनिंग और डेली एक्टिविटीज में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। यह अप्रोच हमें दिखाता है कि फिटनेस एक सेपरेट एक्टिविटी नहीं है, बल्कि हमारे डेली लाइफ का नेचुरल पार्ट होना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल पीस के लिए इकिगाई अप्रोच बहुत इफेक्टिव है। जब हमारे पास क्लियर पर्पस होता है, तो लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमें उतना परेशान नहीं करती। हमारा फोकस बिगर पिक्चर पे रहता है और हम टेम्पररी सेटबैक्स को ईजिली हैंडल कर लेते हैं। ये मेंटल रेजिलियंस हमारे ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी और सोशल कनेक्शंस का रोल भी इकिगाई में बहुत महत्वपूर्ण है। ओकिनावन सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, जहां हर पर्सन दूसरे की हेल्प करता है। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग और म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम लॉन्जेविटी में कंट्रीब्यूट करता है। हमारे इंडियन सोसाइटी में भी ये वैल्यूज ट्रेडिशनली प्रेजेंट है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम इन्हें भूलते जा रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बजाय इकिगाई वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की बात करता है। जब हमारा काम हमारे पैशन और पर्पस से अलाइन होता है, तो वो बर्डन नहीं लगता, बल्कि फुलफिलमेंट का सोर्स बन जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपने करियर को साइलोज में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ओवरऑल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। क्रिएटिविटी और कंटिन्यूअस लर्निंग भी इकिगाई फिलॉसफी के कोर कंपोनेंट्स हैं। जब हम नई चीज़ें सीखते रहते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और हमें लाइफ में न्यूनेस फील होती रहती है। ये मेंटल स्टिमुलेशन एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है और हमें यंग फील कराता है। माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस इकिगाई प्रैक्टिस का अहम हिस्सा है। जब हम फुली प्रेजेंट रहते हैं और मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारी एंग्जाइटी और फ्यूचर की वरीज कम हो जाती हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग हमारे मेंटल पीस और हैप्पीनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेचर के साथ कनेक्शन भी लॉन्जेविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओकिनावन पीपल नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कनेक्शन हमारे स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करता है और ओवरऑल वेल बीइंग इंप्रूव करता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स और इमोशनल कनेक्शंस की क्वालिटी भी लाइफ सैटिस्फैक्शन में मेजर फैक्टर है। इकिगाई अप्रोच हमें सिखाता है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मेंटेन करना और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना लाइफ के लिए एसेंशियल है। यहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इकिगाई बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है।
जब हमारे पास क्लियर प्रायोरिटीज होती हैं तो हम अपना टाइम उन एक्टिविटीज पर स्पेंड करते हैं जो रियली मैटर करती हैं। ये अप्रोच हमें बिजी रहने के बजाय प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इकिगाई का पार्ट है, लेकिन ये एंड गोल नहीं है। मनी एक मीन्स है अपने पर्पस को अचीव करने का, न कि पर्पस इटसेल्फ। ये बैलेंस्ड अप्रोच हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और सेम टाइम में मटीरियलिस्टिक ट्रैप में गिरने से भी बचाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन की प्रैक्टिस भी इकिगाई जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेगुलर सेल्फ असेसमेंट से हमें पता चलता रहता है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलती रहती है। कल्चरल अडेप्टेशन की बात करें तो इकिगाई प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंप्लीमेंट करना बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और कम्युनिटी वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। हमें बस इन ट्रेडिशनल वैल्यूज को मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ बैलेंस करना है। हेल्थ और वेलनेस के इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है। यहाँ केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। यह होलिस्टिक अप्रोच हमारे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। रेजिलियंस बिल्डिंग भी इकिगाई प्रैक्टिस का नेचुरल आउटकम है। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होता है तो हम लाइफ की चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर पाते हैं। यह इनर स्ट्रेंथ हमें डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्ट करती है। ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएशन की प्रैक्टिस भी लॉन्जेविटी में कंट्रीब्यूट करती है। जब हम लाइफ की स्मॉल थिंग्स के लिए ग्रेटफुल रहते हैं तो हमारा ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होता है। ये पॉजिटिव माइंडसेट हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल है। लेगेसी और कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी इकिगाई में इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर करते हैं तो हमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है। यह इंटरजेनरेशनल कनेक्शन सोशल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनोवेशन और अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी भी डेवलप करनी जरूरी है। वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और हमें अपने अप्रोच को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स सेम रहती हैं। बैलेंस और मॉडरेशन का प्रिंसिपल लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई करना चाहिए। एक्सट्रीम्स में जाने से अवॉइड करना और मिडिल पाथ चूज करना इकिगाई अप्रोच का एसेंस है। यह सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की जर्नी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये ग्रोथ माइंडसेट हमें यंग और मोटिवेटेड रखती है। कंपैशन और एम्पैथी की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। जब हम दूसरों के साथ काइंडनेस शो करते हैं तो हमारे ओन वेलबीइंग में भी इम्प्रूवमेंट होती है। ये पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करता है। सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म का अप्रोच भी बेनिफिशियल है। ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल पोजेशंस की चेस में ना पड़कर सिंपल लिविंग को प्रेफर करना चाहिए। यह अप्रोच मेंटल क्लैरिटी और पीस के लिए हेल्पफुल है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। डेली हैबिट्स और रूटीन्स डेवलप करना जो हमारे गोल्स के साथ अलाइन हो। यह स्मॉल स्टेप्स अप्रोच सस्टेनेबल चेंज के लिए इफेक्टिव है। पेशेंस और परसिस्टेंस की क्वालिटी भी डेवलप करनी होगी। इकिगाई ओवरनाइट नहीं मिलता, बल्कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमें अपनी जर्नी में पेशेंट रहना होगा। ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हमें अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना होगा और फेक पर्सोना मेंटेन नहीं करना होगा। यह सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी भी ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं। लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं और हमें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। यह रेजिलियंस बिल्डिंग में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स और रिलेशनशिप बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस भी नहीं भूलनी चाहिए। गुड रिलेशनशिप्स लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए क्रूशियल है। यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करना इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप और मेंटरशिप की रोल भी सिग्निफिकेंट है। जब हम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो हमें फुलफिलमेंट मिलता है। यह कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इनकरेज करना भी ज़रूरी है। न्यू आइडियाज़ और अप्रोचेस ट्राई करने से लाइफ में एक्साइटमेंट और फ्रेशनेस आती है। ये मेंटल स्टिमुलेशन के लिए बेनिफिशियल है। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस और सस्टेनेबिलिटी की अवेयरनेस भी डेवलप करनी चाहिए। हमारे एक्शंस का एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट होता है और हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का बैलेंस्ड यूज भी मॉडर्न लाइफ में इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज करना चाहिए, न कि उसके स्लेव बनना चाहिए। यह डिजिटल वेलनेस के लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी और प्लानिंग भी लाइफ स्किल्स का पार्ट है। मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली करना और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है, लेकिन मनी को एंड गोल नहीं बनाना चाहिए। हेल्थ मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव केयर भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। रेगुलर चेकअप्स, हेल्दी हैबिट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मेजर हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं। लर्निंग एजिलिटी और स्किल डेवलपमेंट भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। न्यू स्किल्स एक्वायर करना और एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना करियर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्क एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करनी चाहिए। अपने वर्क को ऑनेस्टली और डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। यह पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी है।
टीम वर्क और कोलैबोरेशन की स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए। मॉडर्न वर्क प्लेस में टीम एफर्ट से ही सक्सेस मिलती है। इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। टाइम कॉन्शियसनेस और पंक्चुअलिटी भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। टाइम की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना और अकॉर्डिंगली प्लान करना सक्सेस के लिए ज़रूरी है। क्वालिटी कॉन्शियसनेस और एक्सेलेंस की परस्यूट भी ज़रूरी है। जो भी काम करे उसमें क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करता है। कस्टमर सर्विस और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। अदर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना और अकॉर्डिंगली सर्विस प्रोवाइड करना सक्सेस के लिए क्रूशल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज भी डेवलप करनी चाहिए। लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं और हमें इफेक्टिव सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी लाइफ के हर स्टेज में ज़रूरी हैं। राइट डिसीजंस लेना और टाइमली एक्शंस करना सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ एनालिसिस और इंट्यूशन दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन अननेसेसरी रिस्क से बचना भी ज़रूरी है। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। गुड प्रोफेशनल और पर्सनल नेटवर्क्स मेंटेन करना अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। कल्चरल सेंसिटिविटी और ग्लोबल अवेयरनेस भी मॉडर्न वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर मेंटेन करना ज़रूरी है। अंत में इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक कंप्लीट फिलॉसफी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने डेली लाइफ में पर्पस, पैशन, प्रोफेशन और मिशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली रिवॉर्डिंग है। जब हम अपना इकिगाई फाइंड कर लेते हैं तो लाइफ का हर मोमेंट मीनिंगफुल हो जाता है और हमें ट्रू हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस होता है। ये अप्रोच हमारे इंडियन वैल्यूज़ और कल्चर के साथ परफेक्टली अलाइन होता है। हमारे यहाँ धर्मा का कॉन्सेप्ट पहले से ही प्रेजेंट है, जो इकिगाई के सिमिलर है। बस हमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसे इम्प्लीमेंट करना है और बैलेंस लाइफस्टाइल अपनानी है। इकिगाई की ये जर्नी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो हमें कंटिन्यूसली इवॉल्व करने में हेल्प करती है। ये केवल इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है, बल्कि सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए भी बेनिफिशियल है। जब हर इंडिविजुअल अपना पर्पस फाइंड कर लेता है तो पूरा सोसाइटी प्रोग्रेस करता है। इसलिए आज से ही अपनी इकिगाई की सर्च शुरू करें। अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, वर्ल्ड की नीड्स को अंडरस्टैंड करें और सस्टेनेबल इनकम सोर्स फाइंड करें। ये कॉम्बिनेशन ही आपको ट्रू फुलफिलमेंट देगा और लॉन्ग, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ऑडियो बुक सुनने के लिए। अगर आपको हमारा ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और भी मज़ेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इंदवार बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।